जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक मैंने शुरू किया था मेंस कम प्री या प्री कम मेंस वाला जो टॉपिक मैंने शुरू किया था उस टॉपिक का ये वैसे तो मतलब चौथा पांचवा वो है टॉपिक है। उसमें प्लेलिस्ट जो बनी है उसमें तो कई सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन बेसिकली जो मैंने गांधी जी के जन आंदोलनों से लेकर के जो टॉपिक शुरू किया था बेसिकली मेंस कम प्री टॉपिक, जो कि मेंस और प्री दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई सी भी परीक्षा हो, वनडे की परीक्षा हो, वनडे एग्ज़ाम्स हो या यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट की कोई सी भी परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में इन टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। मतलब ये एवरग्रीन टॉपिक्स में आते हैं, ठीक है। एवरग्रीन और मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स, यानी कि यहाँ से आपके प्रश्न हमेशा बनते हैं, ठीक है। तो उसी टॉपिक का ये तीसरा पार्ट है, यानी कि तीसरा आंदोलन है ये, ठीक है। पहला मैंने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताया है, पढ़ा दिया है। एक वीडियो है, नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसको बहुत लोगों ने देखा है, आप भी देखिए। और निश्चित तौर पर आपको, अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। प्री से रिलेटेड, वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई सा भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो उसको देखिए आप, और यकीन मानिए कि बहुत अच्छा मैंने उसमें बताया है, समझा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। दूसरा वीडियो था उसका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला, उसमें भी मैंने उसी तरीके से उसको पूरा बताया है, पढ़ाया है, तो उसको भी देख लीजिए। वो दोनों देख लेंगे तो तीसरा ये जो वीडियो है आज, जिसको कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये, ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली कोई भी आंदोलन या कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहते हैं, ठीक है। उन कारणों को हमें जानना बहुत ही आवश्यक है कि उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियाँ बनी। अचानक से कोई घटना नहीं घट जाती है, पिछले 2-4 सालों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हुई चली आती हैं कि फिर आंदोलन शुरू हो जाता है या क्रांति शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह क्विट इंडिया मूवमेंट में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे 2-4 साल पहले की क्या परिस्थितियां रहीं, कौन कौन सी घटनाएं घटी, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, क्रोनोलॉजी में आपसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं ताकि वो प्रश्न कोई ऐसा आ जाए तो छूटे ना, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन बताया था, उसका द्वितीय चरण 1932 से 34 तक चला, ठीक है। उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई वो थोड़ा सा ब्रीफ में हम जानने की कोशिश करते हैं। इन्हीं में इसके कारण भी छुपे हुए हैं। ये जो अपना भारत छोड़ो आंदोलन है, इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं घटनाओं में ही जो है इसके कारण भी छुपे हुए हैं। तो उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले क्या हुआ, दूसरा जो चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन का हुआ वो समाप्त हो गया धीरे धीरे। गांधी जी उस पर जो आपका जो पूना पैक्ट हुआ, ठीक है, जो कम्युनल अवार्ड घोषित किया था रैमजे मैकडोनाल्ड से, उससे बहुत आहत हुए गांधी जी। तो उन्होंने क्या करा कि कांग्रेस का वो, मतलब उससे उनका मन उचट गया। उन्होंने क्या करा कि दलित और हरिजन उत्थान के लिए, मतलब दलित हरिजन उत्थान के लिए उन्होंने पूरे देश भर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, लोगों के दिलो दिमाग में ये बिठाने की कोशिश की कि मतलब दलित और हरिजन को, मतलब उनका उत्थान किया जाए, ये सबसे पिछड़े वर्ग हैं, इनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए, जैसे हरिजन पत्रिका निकालना, हरिजन सेवक संघ, ये सब है ना। तो ये सारी जो घटनाएँ हैं वो इसी के लिए किए गए कि हरिजनों का उत्थान हो सके, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसी के क्रम में ही, ये मैं क्रम वाइज बताते जा रहा हूँ, तो कहीं भी अगर आपको डाउट लगे या कुछ लगे तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और उसके पहले की जो घटनाएं थीं, जैसे कि साइमन कमीशन और ये सब ना, उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर, प्लस जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए उनको सबको मिला करके, प्लस जो और भी कुछ चीज़ें घटित हुई, पूना पैक्ट, ये सारी चीज़ें हुई थी ना उस समय, तो उनको सबका वो सब मिला जुला करके एक बहुत मतलब बृहद एक अधिनियम बनाया गया, एक तरीके से संविधान कह सकते हैं उसका, भारत का उस समय का, ब्रिटिश भारत का जो संविधान बनाया था वो था ये भारत शासन अधिनियम 1935। काफ़ी बड़ा था ये। और आज का जो अपना संविधान है, मेजर पार्ट जो है इसी अधिनियम से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है बहुत सारे, उसमें प्रीवियस ईयर के उसमें देखेंगे आप, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान से सर्वाधिक किस अधिनियम से प्रेरित था या कहाँ से प्रभावित था। तो ये
भारत शासन अधिनियम से ही प्रेरित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए इसमें कुछ विशेष बातें थी, उनको जान लीजिए, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। मैं जब बताऊंगा 1900 अधिनियम पढ़ा दूंगा ये, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अखिल भारतीय संघ, इसमें कुछ कुछ मुख्य बातें बता देता हूँ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ से शुरुआत हुई। ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत हुई, तो ये याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935। द्विसदनीय व्यवस्था यहीं से शुरुआत हुई। शुरुआत इन द सेंस कि क्या हुआ, द्विसदनीय तो शुरुआत यहाँ से हुई, यानी द्विसदनीय का मतलब ये हुआ, जैसे आप देखते हैं अभी कि राज्यसभा लोकसभा ये इस तरीके से ना, राज्यों में भी विधानमंडल है, विधान परिषद, उसमें एक विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, डायरकी जो ये द्वैध शासन है, द्वैध शासन जो है समाप्त कर दिया गया था राज्यों में, केंद्र में ला करके इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत प्रारंभ किया गया या समाप्त किया गया राज्यों में। तो प्रांतों में ये याद रखिएगा कि प्रांतों में इसकी शुरुआत हुई थी 1919 वाले अधिनियम में, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया किसमें, 1935 वाले में। राज्यों के लिए द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक, एक इसमें यहाँ पे केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात कही गई, यानी स्थापना हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा आरबीआई जो है उसी की स्थापना हुई यहाँ पे। वर्मा और अदन ये भारत से अलग कर दिए गए इसी अधिनियम के तहत, ये याद रखिएगा, पूछा गया है प्रश्न। उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। अभी एक प्रश्न आया था पीटी वाले में 2022 में, 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सिंध प्रांत की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, ये सीधे सीधे प्रश्न आया था, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया 1935। उसके बाद इसी के आधार पे 1935 का जो अधिनियम था, इसी के आधार पे चुनाव हुए, आम चुनाव हुए। ठीक है, प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में, और उसमें कांग्रेस ने मतलब बहुत सारे राज्यों में बहुमत, मतलब पूर्ण बहुमत जिसको कहते हैं, वो प्राप्त किया। जैसे कहाँ कहाँ प्राप्त किया, 5 राज्यों में प्राप्त किया था, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। यहाँ पे तो पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कुछ जगहों पर वो सबसे बहुमत तो नहीं, पूर्ण बहुमत तो नहीं कह सकते बहुमत, लेकिन बड़ी पार्टी जैसे होता है ना कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वो कहाँ कहाँ, जैसे मुंबई, आसाम और पश्चिमी उत्तरी प्रांत। ठीक है, यहाँ पे वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। फिर बंगाल, पंजाब और सिंध, ये 3 प्रांत ऐसे थे जहाँ पर इनको कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी, ये यूनियनिस्ट पार्टी, ये सब कृषक समाज ये सभा पार्टी, ये सब पार्टियाँ जो है उभर कर आईं। इनको थोड़ा कम कम वोट मिले, कम सीटें मिली, तो यहाँ पे जीत नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे इनका मुस्लिम लीग का प्रभाव अधिक था यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये पूछे गए हैं प्रश्न। देखिए इसी क्रम में देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो जाती है। 3 सितंबर 1939 को जर्मनी जो है वो पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर देता है, और जैसे ही पोलैंड के ऊपर आक्रमण करता है जर्मनी, वैसे ही फिर ये सारा जो वर्ल्ड वार है वो शुरू हो जाता है। उस समय भारत में जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कांग्रेस, क्योंकि मंत्रिमंडल यहाँ पे कांग्रेस जीती थी, तो सभी राज्यों में उन्होंने अपना जहाँ जहाँ जीते वहाँ पर उन्होंने सरकारें बनाई, मंत्रिमंडल बनाए गए उनके कांग्रेस के। ठीक है, जो ये 5 राज्य थे प्लस ये 3 राज्य यहाँ पे मिलकर भी बनाए गए। और ये जैसे ही इन्होंने लिनलिथगो ने भारत को सम्मिलित कर लिया, मतलब किसी से बिना डिस्कस, क्योंकि भाई वायसराय थे, इनको लगा कि हम तो वायसराय ही हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो इन्होंने भारतीय सेना वहाँ पर भेज दी, सम्मिलित कर दिया युद्ध में। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 महीने बाद जो है वो पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, जहाँ जहाँ इन्होंने बनाया था, अपने सरकार बनाई थी। ठीक है, तो वो डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को ये त्यागपत्र दे दिया। इसी को मुस्लिम लीग जो है ये मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाई। उस समय उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया, और ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मुस्लिम लीग और अंबेडकर जी भी सम्मिलित हुए थे उसमें, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मुक्ति दिवस पूछा गया है ये प्रश्न। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर कब मनाया था मुस्लिम लीग ने, तो 22 दिसंबर 1939 को, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, घटनाक्रम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इन्हीं घटनाक्रम से निकलकर ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो है वो निर्माण हुआ। यही परिस्थितियाँ थी जो इसको भारत छोड़ो आंदोलन को उत्पन्न करने में
सहायक रहीं। यही सब परिस्थितियाँ थीं कि सरकार ने पूछा ही नहीं, कांग्रेस से कोई निर्णय नहीं लिया, कोई सलाह मशवरा नहीं किया और युद्ध में थोप दिया, युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेज दिया। तो ये सारी परिस्थितियाँ रही हैं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ, आपको पीछे की घटनाएं बता दे रहा हूँ, तो आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए, आप इतना मेहनत किया है मैंने, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा यार, वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, याद रखिएगा लाइक ज़रूर करना है, ठीक। तो ये यहाँ तक हम पहुँचे। उसके बाद त्रिपुरी संकट भी इसी में आता है, इसी के पहले ही आता है बेसिकली, ठीक है। त्रिपुरी संकट क्या है, त्रिपुरी संकट को जान लीजिए। ये चीज़ ऐसी हुई कि 1939 में, 38 में भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 39 में भी यही बने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 39 में क्या हुआ कि गांधी जी ने भी अपना एक कैंडिडेट उतारा। कहने का मतलब ये था कि वो, चूँकि सुभाष चंद्र बोस गर्म उसके नेता थे, यानी उनका कहने का मतलब था कि आज़ादी प्राप्त करना है तो किसी भी तरीके से प्राप्त करना है। लेकिन गांधी जी सिद्धांतवादी नेता थे, उनका अहिंसा और जो नैतिकता है उस पर बहुत अधिक जोर रहता था। तो इस वजह से उन्होंने अपना एक जो पट्टाभी सीतारामैया, उनके एक नामित सदस्य के रूप में, प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए, लेकिन वो हार गए, ठीक है। तो ये चूँकि भाई गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था और उनका हारना दैट मीन्स गांधी जी को एक तरीके से नकारने वाली बात हो गई, ठीक है। तो वहाँ पर वो चीज़ बहुत मतलब गांधी जी को बहुत फील हुआ ये बात। तो ये सब मतलब चलता रहा, ये त्रिपुरी संकट में ये सारी घटनाएं चलती रहीं। इसी क्रम में फिर सुभाष चंद्र बोस को लगा कि नहीं यार, इतने बड़े नेता हैं और इस तरीके से नहीं होना चाहिए विरोध, लक्ष्य एक ही है लेकिन तरीके अलग अलग हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये याद रखिएगा, इस्तीफा देने के बाद कौन उसका अध्यक्ष बना था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये यूपीपीसीएस 2021 वाले में प्रश्न पूछा गया था, ये कि कौन बना था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। फिर उसके बाद उन्होंने उसी कांग्रेस में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक, ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। उसी के आगे जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान की मांग, यानी कि पाकिस्तान एक अलग देश बनाने की मांग जो है मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में किया, जो 1940 में उन्होंने अधिवेशन किया, वहाँ मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान एक अलग देश बनाने की, एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर दी। उसमें वो पंजाब सिंध और ये अफ़गानिस्तान वाला वो पूरा क्षेत्र मिला करके पाकिस्तान का एक नया राष्ट्र बनाने की मांग कर दी, ठीक है। उसके बाद ये मांग वगैरह ये सब चलता रहा। चूँकि गतिविधियाँ ऐसी बन रही थी, मतलब परिस्थितियाँ ऐसी बन रही थी, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस यहाँ पे सहयोग नहीं कर रही थी। उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अगस्त प्रस्ताव भेजा, ठीक, अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड जो लिथगो थे, उन्होंने अगस्त प्रस्ताव भेजा। उसमें उन्होंने क्या कहा, 1940 में 8 अगस्त 1940 को आया था, ये याद रखिएगा। डेट्स इसलिए याद रखिएगा, ईयर, क्योंकि ये सब क्रोनोलॉजी में आते हैं और उसी तरीके से मैं बता भी रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो पाकिस्तान की मांग हुई थी वो 23 मार्च, ठीक है, 22 और 23 मार्च का जो अधिवेशन हुआ था उसी में उन्होंने मांग की थी 1940 में। और आगे चलकर 23 मार्च 1943 से इन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। हाँ, अगस्त प्रस्ताव की बात कर रहा था मैं कि अगस्त प्रस्ताव जब आया तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, संविधान निर्मात्री संस्था बनाएंगे, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी में विस्तार करेंगे, उसमें भारतीयों की संख्या को मतलब बढ़ाया जाएगा और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। लेकिन ये सब जो है वो अगस्त प्रस्ताव ना तो मुस्लिम लीग ने माना और ना ही कांग्रेस ने माना, ठीक है। तो ये इनका अस्वीकार कर दिया गया, विफल रहा ये एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, क्योंकि उनको परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि बिना भारतीयों का सपोर्ट लिए जो है वो विश्व युद्ध में उनकी हालत ख़राब हो रही थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की। तो क्रिप्स मिशन भेजा, ठीक है। क्रिप्स मिशन उस समय क्या हुआ, वो कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रधानमंत्री मतलब चुनाव हुआ 1940 में चुनाव हुआ था और वहाँ पे विंस्टन चर्चिल ये उस समय कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बने और वे प्रधानमंत्री। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पार्टी का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है ब्रिटिश में। जैसे अभी आपने देखा होगा कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में पहले बोरिस जॉनसन थे, कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लिज ट्रस बनी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर अभी ऋषि सुनक जो कि
कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं वो चुने गए हैं और वही प्रधानमंत्री बने हैं। तो अपने यहाँ जैसा नहीं है कि पार्टी का नेता कोई और हो और प्रधानमंत्री कोई और बने, ठीक है, तो वैसा नहीं है। वहाँ पे जो कंजर्वेटिव जो पार्टी है वहाँ पे कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी यही हैं दो, तो उसमें से जो बनता है नेता, पार्टी का नेता जो बनता है वही प्रधानमंत्री भी बनता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन भेजा गया। देखिए क्रिप्स मिशन में भी वही सारी बातें थी जो अगस्त प्रस्ताव में थी, थोड़ा बहुत मतलब उसमें सुधार किया गया था, लेकिन क्रिप्स मिशन भी अस्वीकार कर दिया गया। किसके द्वारा? अपने मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा। ये क्रिप्स मिशन भी विफल रहा, ठीक है। तो ये सारी परिस्थितियां बन गई। चूंकि वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वार चल रहा था, ब्रिटिशर्स की हालत ख़राब हो गई थी। ये पूरा जिनके जो जहाँ पर भी इनके जो उपनिवेश थे वहाँ पर इन्होंने मतलब कर बढ़ा दिया, जनता में असंतोष फैल रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी उस समय, ठीक है। क्रिप्स मिशन पहले अगस्त प्रस्ताव फेल हुआ, फिर क्रिप्स मिशन भी विफल रहा। तो ये सारी परिस्थितियां बनी भारत छोड़ो आंदोलन को करने के लिए, मतलब उसको प्रोत्साहित किया गांधी जी को कि ये इस तरीके का आंदोलन शुरू किया जाए। तो कारण क्या रहा? अब देखिए, हमने चर्चा शुरुआत में ही मुझे खैर ये बता देना था कि कैसे चर्चा हमारी चलेगी, ठीक है। तो अब चर्चा देखिए कि कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, ठीक है, ये आंदोलन, कारण और परिस्थितियाँ क्या रहीं, कार्यक्रम गतिविधियाँ इसमें क्या क्या किया गया, क्या क्या निर्देश दिए गए, विस्तार कहाँ तक रहा, किन किन क्षेत्रों में और किस किस समूहों में, ठीक है, प्रभाव क्या रहा, परिणाम, प्रभाव और परिणाम लगभग एक ही चीज़ है। प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ पर हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए कब शुरू हुआ वो बता देता हूँ मैं। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में ये वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कि इसी से संबंधित वर्धा प्रस्ताव था। तो उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और पटेल जी द्वारा उसका जो है अनुसमर्थन किया गया, वो बेसिकली पारित हो गया, ठीक है। 8 अगस्त को पारित हुआ। 8 अगस्त को पारित हुआ और ये जैसे ही ये हुआ कि आंदोलन ये मतलब शुरू हो जाएगा 9 अगस्त से, 9 अगस्त को शुरू भी हुआ, लेकिन उसी समय क्योंकि सरकार जो है बहुत ही मतलब तेज़, उनको पता था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन 0 आवर चलाया। तो ये याद रखिएगा वर्ड जो है, ऑपरेशन 0 आवर। 0 आवर क्या था? जितने भी शीर्ष नेता थे कांग्रेस के, कार्यकारिणी समिति के जो जितने भी शीर्ष नेता थे, उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया। बेसिकली लगभग सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो जैसे गांधी जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, कृपलानी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, ये सभी नेता मतलब बड़े बड़े जितने भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जेपी नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया, मतलब सबको लगभग गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को जेल में डाला गया, वो मैं आगे बताऊंगा। बेसिकली अभी देखिए, तो मैंने बता दिया कब शुरू हुआ और कारण भी बता दिया मैंने आपको। ये गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन है, ये भी आप जानते रहिए। इसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया वाला जो शब्द है ना, ये याद रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, आगे भी हो सकता है, संभावना कि पूछा जा सकता है। इसको यूसुफ मेहर अली ने इसको वर्ड को दिया था, ठीक है, क्विट इंडिया वाला, ये याद रखिएगा। दिया था, बनाया था उन्होंने, लेकिन उसको गांधी जी ने आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। तो कारण मैंने बता दिया आपको, कारण और परिस्थितियाँ। देखिए कारण और परिस्थितियाँ यही सभी हैं, ये जो पूरा मैंने बताया ना। ये बीच में एक चीज़ मैं छूट गया था, ये याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव से पहले जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव जब विफल हुआ तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गांधी जी ने। बेसिकली गांधी जी ने ही प्रारंभ किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, और प्रथम जो सत्याग्रही थे उनका नाम याद रखिएगा, विनोबा भावे, ठीक है। ये 1940 में 17 अक्टूबर 1940 को ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा जी, ठीक है। चलिए, इसको दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, दिल्ली चलो, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं फिर से भारत छोड़ो आंदोलन वाले इस पर, ठीक है। ये मैंने बता दिया। तो जब ऑपरेशन 0 आवर हुआ, सभी नेताओं को कैद कर लिया गया, तो उसके बाद भी लेकिन ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, और ये अपने आप ही मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि जनता बहुत ही मतलब जागरूक और इन सब चीज़ों से जागरूक हो चुकी थी और परेशान थी, पहले से ही असंतोष फैला हुआ था, तो वो अपने आप ही मतलब फैलता चला गया।
वो स्वतः स्फूर्त रहा। ठीक है, तो ये रहा इसमें। और इसमें क्या क्या निर्देश दिए थे गांधी जी ने, क्या क्या बताया था कि किनको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो जान लेते हैं थोड़ा सा। मेंस का टॉपिक है ये। ठीक है, करो या मरो वाला जो वो दिया था ना, डू और डाई, यूसुफ मेहर अली ने। ठीक, वो याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली ने। घोषणा इसमें क्या की गई थी कि संपूर्ण आज़ादी से नीचे कुछ भी नहीं मान्य होगा, यानी कि पूर्णतः जो है वो स्वतंत्र किया जाए भारत को, किसी भी तरीके का मतलब उपनिवेश या ये सब चीज़ों पर बात नहीं होगी। ठीक है, असहयोग जितने भी हैं वो असहयोग किया जाएगा, जो भी नियम कानून है सब में असहयोग किया जाएगा। और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया। ठीक है, मूल मंत्र दिया। उनका कहना था कि या तो हम आज़ादी प्राप्त करेंगे या आज़ादी प्राप्त करने की राह पर हम अपनी जान दे देंगे। ठीक है, डू और डाई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। निर्देश इन्होंने क्या कह दिया, जैसे सरकारी जो नौकरी वाले पेशा वाले लोग थे उनको गांधी जी ने बोला कि आप नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा जाहिर करें। ठीक है, फिर उन्होंने बताया जो सैनिक थे, सैनिकों को बोला कि आप सैनिक हैं ठीक है, लेकिन आप अपने देशवासियों के ऊपर, अपने साथियों के ऊपर गोली न चलाएं। ठीक है, और बाकी राजे महाराजे लोगों से कहा कि जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार कीजिए आप। ठीक है, छात्र अपनी पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी तक वो इस दृढ़ संकल्प पर मतलब अडिग रह सकें। ठीक है, किसानों को कहा कि अगर आप सक्षम हैं तो मालगुजारी ना दें। ठीक है, ये सब निर्णय लिए गए उसमें कि ये सब कार्यक्रम होंगे। ठीक है, ये किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कार्यक्रम और गतिविधियां मैंने बता दिया आपको। विस्तार कहाँ तक रहा, कहाँ तक पहुँचा और किन किन समूहों ने भाग लिया इसमें, ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा। ये सब मेंस के टॉपिक हैं, मेंस में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूरे देश में रहा, जगह जगह पे हिंसात्मक कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, सब कुछ मतलब एकदम अपने आप ही उसमें चल रहा था, ऑटो मोड में। ठीक, तो सर्वाधिक इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा रहा, बंगाल, बिहार, अपना ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, मद्रास और बम्बई, ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। बाकी अन्य जगहों पर रहा लगभग वैसे तो पूरे देश में, लेकिन ये प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ पे बहुत अधिक ये रहा प्रभाव इसका देखा गया। ठीक है, ये सारा कार्यक्रम चल रहा था ये इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में। अभी एक चीज़ और हम देख लेते हैं, मैंने बताया था ना यहाँ पे कि जो ऑपरेशन जीरो आवर था उसमें किन नेताओं को कहाँ गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि ये प्री से रिलेटेड भी टॉपिक है। कहाँ पे बंद किया गया था ये पूछा गया है प्रश्न, तो याद रखिएगा। जैसे गांधी जी और उनकी पत्नी, ठीक है, और सरोजिनी नायडू, इनको आगा खां पैलेस में बंद किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, आगा खां पैलेस में। ठीक है, और बाकी जो अन्य कार्यकारिणी, कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य के वो थे, सदस्य थे, जैसे पटेल जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, पट्टाभी सीतारामैया हो गए, कृपलानी जी हो गए, ये सब अहमदनगर जेल में बंद थे। ठीक है, कहाँ पे, अहमदनगर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। जेपी नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। हालांकि वहाँ से वो भाग गए निकल कर, मतलब कैसे भी जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकल गए और उन्होंने जाकर आज़ाद दस्ता नामक एक संगठन वो बनाया। ठीक है, आज़ाद दस्ता, तो याद रखिएगा जेपी नारायण का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहाँ से वो लोग भूमिगत रह कर के आंदोलन को आगे बढ़ाए। उसमें भूमिगत रहकर जैसे अच्युत पटवर्धन हो गए, अरुणा आसफ अली हो गई, राम मनोहर लोहिया और ये सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण जी, ये सब मिलके भूमिगत रहकर इन्होंने आंदोलन को बढ़ाते रहे ये। ठीक है, सामने नहीं आए, उसी में भूमिगत रहकर उसी आगे कंटिन्यूएशन में ये रेडियो, जो भूमिगत रेडियो का भी संचालन किया गया, कांग्रेस रेडियो बेसिकली। उसमें उषा मेहता का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने जो आंदोलन को जो है वो आगे बढ़ाने में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई रेडियो के माध्यम से। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो ये भारत छोड़ो आंदोलन रहा, इसी के अंतर्गत एक प्रमुख घटना ये हुई कि कई जगहों पर विभिन्न क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गई। समानांतर सरकार का मतलब ये हुआ कि वैसे तो ब्रिटिश सरकार का राज्य था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार यहाँ पे शासन कर रही थी, लेकिन जैसे कुछ क्षेत्र थे, जैसे आपका ये हो गया बलिया, हो गया बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार, वो अपनी सरकार घोषित कर दिया वहाँ पे। ठीक है, फिर तामलुक में फिर सतारा में, तो ये 3-4 जगह थे। तामलुक में काफ़ी लंबे समय तक सरकार चलती रही, 1944 तक चलती रही बेसिकली ये, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये प्री से रिलेटेड थे, इसलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं, क्या बच रहा है। हमने विस्तार देख लिया था, प्रभाव और परिणाम देख लेते हैं। ठीक है, परिणाम क्या रहा, देखिए परिणाम बेसिकली तत्कालिक
तात्कालिक जो तौर पे देखा जाए तो तात्कालिक तौर पे परिणाम बहुत मतलब वो ऐसा नहीं रहा कि हाँ आज़ादी मिल ही गई। हाँ, इसका परिणाम दूरगामी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही सफल रहा ये, क्योंकि अब अंग्रेज़ों को ऐसा लग रहा था, जब इस इतने बड़े स्तर पर जन आंदोलन हुआ तो अंग्रेज़ों को ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि अब हम बिना भारतीयों की इच्छा के बगैर इनके ऊपर हम शासन नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये चाहते हैं कि हमें आज़ादी दी जाए तो अब आज़ादी इनको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि इम्पैक्ट बहुत तगड़ा रहा इसका। ठीक है, इस आंदोलन का दूरगामी। और ये सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये रही कि ये नेतृत्वहीन होने के बावजूद इसका जो इम्पैक्ट, इसका जो विस्तार था, इसका जो फैलाव था वो बहुत अधिक था, मतलब बहुत ही प्रभावशाली था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये रहा इसका आपका परिणाम। ठीक, प्रश्न इसमें किस तरीके से पूछे जाते हैं, प्री वगैरह में तो वही प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे अभी कुछ चीज़ें हैं मैंने बताई थी आपको यहाँ पे। तो प्री में तो उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक दो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। तो इसमें जैसे जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण। तो अभी मैंने बताया कि जयप्रकाश नारायण थे, वो जेल से भाग करके और उन्होंने आज़ाद दस्ता नामक उसका गठन किया और भूमिगत गतिविधियों को जो है आगे बढ़ाया। ठीक है, और फिर आगे देखिए, इसमें जैसे करो या मरो का नारा किसने दिया, हम भारत को आज़ाद तो करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। तो ये कहाँ किसका कथन है, किस आंदोलन में कहा गया ये, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में कहा गया। ये सब पीसीएस में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2009 में आया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ये भी 2008 में पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो ये 9 अगस्त 1942, ये याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं आपको, लगभग उन्हीं से प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, डेट्स मैंने बता दिया आपको। जैसे अब ये पूछा गया 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया। मैंने बताया आपको बांकीपुर जेल में वो कैद थे, तो आप आसानी से कर सकते हो। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन एक ऑप्शन दिया गया है। तो वो आप, तो इस तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखेंगे तो जो चीज़ें मैंने बताई आपको प्री से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो या वनडे एग्जाम्स हो, कहीं भी कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, जो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, अभी एक चीज़ इसमें और रह गया है, जैसे इसका आप बेसिकली इसकी आलोचना भी होती है। ठीक है, आंदोलन की कुछ आलोचनाएं, क्योंकि वो मेंस का टॉपिक है। यानी कि आपको मेंस में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन करें। तो मूल्यांकन में क्या है कि आपको प्रभाव बताने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब लिखनी पड़ेंगी उसमें, सारी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें कि भाई इंट्रो में आप लिख देंगे थोड़ा सा, फिर मेन बॉडी में आपको उसका मूल्यांकन का मतलब हुआ कि आप उसके जो प्लस पॉइंट हैं और प्लस थोड़ा निगेटिव पॉइंट है, वो उन सब को बताना पड़ेगा। तो जैसे मूल्यांकन में क्या करेंगे, इसमें आप बताएंगे जैसे आलोचना में पहले क्या चीज़ें हुई। तो इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तो बहुत सारे लोगों में जैसे मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करी थी, महिलाएं वगैरह तो सब भाग लिया था इन्होंने, महिलाएं, छात्र, कृषक और ये सब। लेकिन जो बड़े वर्ग थे, उच्च वर्ग और जो नौकरशाह थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था इसमें बेसिकली। ठीक है, याद रखिएगा। आलोचना का क्या मतलब हुआ इसमें कि यहाँ पे जो ये आंदोलन हुआ था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का कद बढ़ा। ठीक है, एक चीज़ तो ये याद रखिएगा। ठीक, दूसरा, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, नेतृत्व विहीन था, तो इस वजह से भी आलोचना होती है। ठीक है, क्षेत्रीय दायरा इसका सीमित था कई जगहों पर, जैसे मद्रास वगैरह में ये फिर थोड़े दिनों में ही ये मतलब ढीला पड़ गया। ठीक है, गांधी जी के सिद्धांत, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो गांधी जी का जो अहिंसात्मक वाला सिद्धांत था वो यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आया, उसका खंडन नज़र आया। कि क्योंकि जब गांधी जी ने कह दिया था कि भाई करो या मरो वाला जो दे दिया था, तो उस चीज़ को जनता ने मतलब फिर अपने उस पर लिया कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, हम मतलब आज़ादी प्राप्त कर ही रहेंगे। तो वहाँ पर इस बात की आलोचना की जाती है। और उपलब्धियाँ और प्रभाव में मैंने आपको बता ही दिया था, दूरगामी परिणाम। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए, जब ये दमनात्मक कार्यवाही सरकार द्वारा चल रही थी, ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, सरकार भी इसको दबाने का पुरजोर मतलब कोशिश कर रही थी, और इतनी प्रताड़ना, इतना मतलब मार पीट सब कुछ
हो रहा था, तो गांधी जी ने उसके विरुद्ध जो है गांधी जी ने उपवास रखा 21 दिन का। वो याद रखिएगा, 21 दिन का उपवास रखा था। 10 फरवरी 1943 से उन्होंने शुरू कर दिया था उपवास। आगा खां पैलेस में ही थे और आगा खां पैलेस में इन्होंने उपवास शुरू कर दिया। और इनके उपवास में जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तो ब्रिटिशर्स तो खुश हो रहे थे कि भाई उनकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो शरीर आपने देखा ही था वो कैसे थे, किस हिसाब से थे, और अगर उसमें उपवास पे रहेंगे तो और भी मतलब दिक्कत हो सकती थी। तो ऐसा लग रहा था कि एक समय ऐसा लग रहा था कि वो आगा खां पैलेस में ही वो शायद उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन फिर गांधी जी को भी जो भी है समझ में आया, जो भी रहा, उन्होंने 7 मार्च को अपना ये जो उपवास है वो तोड़ दिया। ठीक है, फिर जब उपवास चल ही रहा था उसी दौरान मतलब देश विदेश में बहुत सारे मतलब न्यूज़पेपर्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव पड़ने लगा कि मतलब गांधी जी को रिहा किया जाए। तो उनके स्वास्थ्य को चलते मतलब मद्देनज़र स्वास्थ्य खराब होने के मद्देनज़र ये गांधी जी को जो है 1944 में रिहा कर दिया गया। ठीक है, लेकिन रिहाई जब हुई तो कई सारी चीज़ें उन्होंने मतलब एक तरीके से मतलब उनको बहुत आघात भी लगा था। आघात ये लगा कि उनकी पत्नी का देहावसान हो गया था, उनके जो निजी सचिव थे भूला भाई देसाई, उनका भी निधन हो चुका था। तो ऐसी सारी घटनाएं हुई थी, ये याद रखिएगा। ये आगा खां पैलेस में ही घटित हो चुकी थी। तो कई ये भी प्रश्न शायद पूछा गया है कि उनकी जो पत्नी कस्तूरबा गांधी जी थी, उनकी जो समाधि है वो कहाँ पर, तो ये याद रखिएगा आगा खां पैलेस में ही उनको दफनाया गया था गांधी जी के कहने पर ही। ठीक है, तो ये चीज़ें रहीं, ये आंदोलन रहा। इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे अब उसको मैं आगे किसी एक वीडियो में पूरा एक सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि जैसे ये 1944 में फिर इसके बाद क्या हुआ, CR फार्मूला, ठीक है, वेवेल प्लान आया, शिमला समझौता हुआ, वो भी विफल रहा। उसके बाद फिर रॉयल नेवी वगैरह का जो विद्रोह हुआ, ठीक है, फिर आपका कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है ये आपकी संवैधानिक कार्यक्रम मतलब संविधान बनाने का जो वो शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद संविधान बना, संविधान बनने की प्रक्रिया मतलब शुरू हुई। ठीक है, फिर उसके बाद जो भारत स्वतंत्रता जो अधिनियम है वो सब पारित हुआ। ठीक है, वो सब एक घटनाक्रम चलता रहा। ठीक है, बीच में लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसको 3 जून की योजना कहते हैं। तो ये सारी घटनाएं हुई हैं आगे, और उसी क्रम में बढ़ते हुए फिर भारत को 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक घटनाक्रम रहा। मैंने इसको इसलिए बता दिया कि वो आगे ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं, वो एक अलग वीडियो में मैं इसके बाद की सारी घटनाएं बता दूंगा, क्योंकि ये मेंस का भी टॉपिक है और प्री में भी इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो भी हो गया होगा, 35 मिनट का वीडियो हो गया होगा। तो ठीक है, इससे ज़्यादा प्री से अगर इस टॉपिक से अगर प्री से प्रश्न आएंगे, प्री में किसी भी वनडे एग्जाम्स में या प्री में, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जो चीज़ें मैंने बता दी हैं, जो चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली हैं, वो लगभग सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं, जितने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए की हैं। बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया है, वाइट बोर्ड में थोड़ा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको दोस्तों के बीच में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास। जय हिंद।